हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय चल रही है। तुम बताओ। सौरभ, गणतंत्र दिवस आ रहा है और इस बार भी कुछ करना चाहिए। हम लोग हमेशा, हमारा एक थीम रहता है गणतंत्र दिवस पर कुछ एक अलग सा एपिसोड किया जाए। पहले सबसे पहले हम लोगों ने किया था कि ये गणतंत्र होता क्या है। फिर पिछली साल हम लोगों ने प्रेम्बल का थोड़ा एक साधारण हिंदी में अनुवाद किया था, कोशिश तो की थी। तो इस बार भी कुछ गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ एपिसोड करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमारी हमेशा एक शिकायत जनरल रहती है कि हिंदुस्तान में समझ में नहीं आता अगर जाके प्रोसीडिंग्स देखी जाए कि इंडिपेंडेंस डे चल रहा है कि रिपब्लिक डे चल रहा है। तो हाँ। रिपब्लिक डे पे जो अहम बात है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, ये चीज पे तो हमको जरूर चर्चा करनी ही चाहिए हर 26 जनवरी को। बिल्कुल। तो उसी के लिए हमारे साथ एक बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ठीक इसी विषय पर एक किताब लिखी है। तो हमारे साथ है रोहित दे। वो लॉयर है, हिस्टोरियन है और अभी एसोसिएट प्रोफेसर है येल यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने एक लाजवाब किताब लिखी है, पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड एवरीडे लाइफ इन द इंडियन रिपब्लिक। इसकी लिंक हम लोग शो नोट्स में लगाएंगे। और बहुत ही बढ़िया किताब थी सौरभ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा। तो उसी पे चर्चा करते हैं। और रोहित, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। Thank you for inviting me. एकदम। तो रोहित, सबसे पहले तो किताब के बारे में जानने से पहले आपकी कहानी क्या है? आप कैसे जुड़ गए ये सब लॉयर और लॉयरिंग में? ये सब इंटरेस्ट कैसे है आपको? तो थोड़ी तो चीजें इंडिया में एक्सीडेंटल होती है। मैं स्कूल के बाद मैंने वकालत पढ़ी थी। और हम जो तहकीक या शोध करते हैं उसका अपनी खुद के जीवन के साथ काफी लिंक्स होते हैं। तो जब मैं वकालत पढ़ा था अर्ली 2000s में, उस समय एक ऐसा अगर आप न्यूज वगैरह में देखते थे तो जो भी प्रगतिशील आंदोलन इंडिया में थे, जैसे वो सारे संविधान के अधिकारों को जोर दे के अपनी दावे पेश कर रहे थे। तो जैसे बहुत प्रोमिनेंट जो राइट टू फूड, खाद्य अधिकार का मूवमेंट था, उस समय सुप्रीम कोर्ट गया था। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उन्होंने सरकार पे दबाव डाला और मिड डे मील स्कीम्स वगैरह, नरेगा, ये सारे पॉलिसीज उसी प्रगतिशील आंदोलन के एंड रिजल्ट पे आने लगे। तो एक तरह से लग रहा था कि इस देश के जो नागरिक जिनके पास बेसिक रोजमर्रे की जिंदगी की सामग्री पाना मुश्किल होता है, उनके आंदोलन संविधान को अपना साथी मान के आगे बढ़ रहे थे। मगर उसी समय स्पेशली जो कुछ वकील और कमेंटेटर्स थे कहने लगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट्स आ रहे थे उस पर थोड़ा संदेह करने लगे कि ये जनहित याचिका हमेशा जनहित पे नहीं होती। इसमें एक तरह की दृष्टिकोण डोमिनेट करती है जो हम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास दृष्टिकोण कह सकते हैं। और कुछ केसेस में, जैसे आपको शायद याद होगा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक पीआईएल के बाद सारे बसेस हटाई दी गई थी। और सीएनजी बसेस लग गई थी, सीएनजी बसेस लगी गई थी और लोग कह रहे थे कि ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। मगर 2-3 महीने तक आम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस नहीं मिला था। तो ये डिसीजन कौन ले सकता है? क्या एक अनइलेक्टेड बॉडी डिसाइड कर सकती है कि पर्यावरण रोजमर्रे की अर्निंग से ज्यादा कीमती है? तो एक तरह का क्रिटिक निकल रहा था उसी वक्त पे। और वकालत पढ़ते पढ़ते मैंने एक समर, मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं क्लर्क था एक जज के लिए। और जब मैं एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते कोर्ट गया था तो मुझे जनरली मेरा विश्वास था कि हाँ, लोग अदालत जाते हैं जब उनके सामने कोई मुसीबत होती है। ये तो बहुत ही नेचुरल प्रिंसिपल है, वकालती ऐसे ही चलती है। मगर वहां पे जाके पता लगा कि लोग अदालत इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये सबसे नेचुरली ऑब्वियस स्टेप है। वो जाते हैं क्योंकि आइदर उनके सामने कोई और चारा ना हो, या वो जाते हैं क्योंकि सरकार उन्हें अदालत लेके जाती है। तो अदालती कार्यवाही बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है उनके लिए भी जिनके पास पैसे हो या जानकारी हो।
तो इसी बात पे मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होने लगा कि इतने सारे स्ट्रक्चरल बैरियर्स के होने के बावजूद भारत में गणतंत्र होने के बाद से संविधान का सहारा कई लोग लेने लगे, और जिन लोग जो लोग हम ऑर्डिनरीली नहीं सोचेंगे कि इनके पास बहुत ही कानूनी समझ है या जनरल कानून पे विश्वास है। और एक आखिरी फैक्टर था कि उस समय मैं श्रीलंका गया था एक इंटर्नशिप करने, और वहां पे एक नया संविधान लिखा जा रहा था उनके सिविल वॉर, उनके माइनॉरिटी प्रॉब्लम को सुलझाने, और उस प्रोसेस का एक मेजर कंपोनेंट था कि वो लोगों के बीच में जाके, ये सिर्फ सभा के अंदर चर्चा नहीं हो रही थी, वो बाहर जाके लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे, और वो दिखाना चाहते थे कि इस संविधान का एक जनता के साथ सहमति है। और अगर आप इंडियन प्रोसेस देखें, हमारे संविधान सभा में कई वर्ग के लोग थे, कई दृष्टिकोण के लोग थे, मगर ये अल्टीमेटली एक निर्वाचित सभा नहीं था, और इसके बाद कोई रेफरेंडम नहीं हुआ, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को बाहर नहीं लिया गया, और अल्टीमेटली ये टेक्स्ट एक अंग्रेजी में टेक्स्ट है, और जिसके बारे में कई सभा के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी उस वक्त कहा था कि ये संविधान शायद हमारे देश में ऑर्गेनिक नहीं है, ये बाहरी आइडियाज लेके आया है। मगर इसके बावजूद अगर आप देखें बाय द ईयर 2000 जिस किस्म के पॉलिटिकल मूवमेंट को आप देखें, जिस वर्ग के लोग देखें, सभी संविधान की भाषा को यूज करके अपने दावे पेश कर रहे थे। ये माओवादी ग्रुप्स को भी देख लें या आप हिंदू राष्ट्रवादी ग्रुप्स को भी देख लें, पहले जो प्रोसेस था कि कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे, वो सारे अटेम्प्ट्स चले गए थे, और सब कॉन्स्टिट्यूशन को एक ढांचा लेके चल रहे थे। तो उस प्रोसेस को समझने में मुझे काफी इंटरेस्ट हुई, और इसीलिए ये किताब लिखा गया। वाह, हाँ। और जैसे हम लोगों ने देखा जो CAA NRC प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी सब लोग संविधान का ही सहारा ले रहे थे, वी द पीपल से ही शुरुआत हो रही थी काफी सभाओं की। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है रोहित, तो इस किताब का मतलब, मैं संक्षेप में, मुझे जहां तक समझ में आया, आपने ये कहा है कि भारत का संविधान कुछ शुरुआत होने के कुछ सालों में ही उसने आम लोगों की जिंदगी को मतलब आम रोजमर्रा की जीवन जो है आम लोगों का, वो बदल के रख दिया। और ये बहुत ही थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव सी चीज है, क्योंकि अक्सर आपने जैसे कहा, लोगों को लगता है कि ये तो एलिटिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बाहर से आया है, तो ये कैसे बदल सकता है आम लोगों की आम जिंदगी को। तो बताइए ना, आपका क्या मकसद था इस किताब को लिखने में, और ये सब जो क्रिटिसिजम्स हैं, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? और रोहित, इसमें मैं भी एक दो और सवाल मैं जोड़ देता हूँ, आप कवर कर सकते हैं। तो एक क्रिटिसिज्म जोड़ सकता हूँ, जैसे काफी लोग बोलते हैं ये तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ब्रिटिशर्स ने बनाया, उससे ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। लेकिन पीछे ये भी है कि भाई वो 1935 एक्ट भी तो हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद से आया था, कौन सा किसी ने आके दे दिया था, उसके पीछे 20 साल की मेहनत थी। हिंदुस्तान में इतनी मूवमेंट चली थी, नेहरू रिपोर्ट ऑनवर्ड से लोग कोशिश कर रहे थे। तो भले ही ये था तो एलिटिस्ट मूवमेंट ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो एलिट लोग ही थे शुरू में, और पढ़े लिखे लोग और यूजुअली अमीर लोग जो थे वो ही इन चीजों से जुड़े हुए थे, जो लोग इन चीजों के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक काफी लंबा मूवमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और खूब लंबी प्रक्रिया में बना, ऐसा कोई फटाफट 2 महीने कमरे में बंद होके बनाने वाली चीज नहीं थी। तो ये सब भी आप अगर जोड़ सकते हैं अपने क्रिटिसिज्म हैंडल करने में। सौरभ, बिल्कुल। तो एक तो बिल्कुल एक साधारण उदाहरण है कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई देशों ने नई संविधान लिखे। ज्यादातर देशों में संविधान, जैसे जो साम्राज्यवाद कॉलोनियल स्टेट्स थे, उनके संविधान लोग खुद नहीं लिखते थे, अंग्रेज उनके लिए लिख के चले जाते थे। तो जैसे अगर आप श्रीलंका में देखें या केन्या में देखें, बेसिकली और हमारा भी जैसे कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम पे जो डिस्कशन था, लंदन से 2-3 वकील आते थे, कुछ पॉलिटिशियंस आते थे, और एक डॉक्यूमेंट सबसे बात करके एक डॉक्यूमेंट लिख के चले जाते थे। और इनकी
इन संविधान को अगर आप लाइफ स्पैन के हिसाब से देखिए, लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं टिकती थी। यूजुअली 5, 6, 10 साल के अंदर ये संविधान टूट जाते थे, नया संविधान बनता था। सिर्फ 3 ही देश थे जहां पे एक तरह का सभा बैठा था 1947 में, जो संविधान लिखने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान और इंडिया। और इजराइल और पाकिस्तान में सभा में कोई सहमति नहीं बनी किसी डॉक्यूमेंट पे। पाकिस्तान की का सभा तो 52 में हटा दिया गया बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के, और इजराइल अल्टीमेटली एक संविधान लिख नहीं पाई क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे अग्री नहीं कर पा रही थी। तो उस कंपैरिजन में भारत में जो हुआ वो काफी अनयूजुअल था और एक तरह से रेवोल्यूशनरी था कि एक संविधान सभा बैठ के 3 साल में एक डॉक्यूमेंट पे सहमति पा सकती थी। तो जब वो लिखी जा रही थी, संविधान सभा के लोग एक तरफ से एलीट थे, मगर कोशिश किया गया था कि हर राजनीतिक आइडिया और हर सामाजिक वर्ग के लोग वहां पे प्रस्तुत हो। वैसे तो भारत की आधी पॉपुलेशन महिला है और असेंबली में सिर्फ 15 महिलाएं थे, मगर ज्यादातर संविधान प्रोसेसेस में महिलाएं, आप किसी भी देश में देख ले, यूनाइटेड स्टेट्स से लेके सोवियत यूनियन तक महिलाएं सभा में नहीं थी। तो ये एक डिलिबरेट डिसीजन लिया गया था लीडरशिप में कि हर वर्ग के लोग, आदिवासी हो, दलित हो, मुसलमान हो, महिला हो, वहां पे प्रस्तुत हो और अपनी आवाज उठा सके। तो जो डॉक्यूमेंट बनी थी वो कई जगह पे अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट को एड्रेस कर रही थी, मगर उसके डॉक्यूमेंट के निकलने के बाद 2 तरफ से उस पे आरोप लगाए गए। एक कि ये, जैसे आप कह रहे थे, ये एक साम्राज्यवादी संविधान है। इसमें ज्यादातर 1935 एक्ट के प्रोविजंस हैं और वो एक्ट कुछ चीजें करती हैं जो जैसे केंद्र सरकार को काफी लहजा और पावर दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पर उस पर काफी पाबंदियां भी लगाई हुई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। प्रिवेंटिव डिटेंशन की पॉलिसी अलाउ किया गया है, इमरजेंसी का आइडिया अलाउ किया गया है। तो ये कोई क्रांतिकारी संविधान नहीं थी, ये बेसिकली एक कंटिन्यूटी वाली संविधान थी। और ये क्रिटिसिज्म ज्यादातर वामपंथ और तरक्की पसंद ग्रुप से आ रही थी। दूसरी तरफ से आर्गुमेंट थी कि ये, जैसे एक फेमस स्टेटमेंट था हनुमंतैया का कि हमें वीणा और सितार की संगीत चाहिए थी, और मगर हम सुन रहे हैं यहाँ पे एक इंग्लिश मिलिट्री बैंड की म्यूजिक। और यहाँ पे लोग कह रहे थे कि इस संविधान का ढांचा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, आप मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हमारे जो ड्यूटी और रिस्पेक्ट की आइडियाज है, हमारे संस्कृति में ये आइडियाज क्यों नहीं है, संविधान की भाषा अंग्रेजी में क्यों है। और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक चेतना दी थी कि एक वार्निंग दी थी कि इस संविधान के आइडियाज शायद तरक्की पसंद आइडियाज हैं या प्रगतिशील आइडियाज हैं, मगर हमारा समाज ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे ये आइडियाज बहुत इजीली और या बहुत डीपली जा सके। ये थोड़ा सा टॉप लेयर बन गया है एक ज्यादातर डिवाइडेड समाज के ऊपर। तो इस तरह का संदेह कई लोगों ने एक्सप्रेस किया था। और एक बहुत ही खूबसूरत लेख है सिद्धार्थ हसन मंटो की, वो 35 एक्ट के बारे में है। वो थोड़ा सा, ये मैं अभी बताऊंगा क्योंकि उस लेख से थोड़ा सा ये संदेह समझ आ सकता है। तो उस लेख में मेन कैरेक्टर एक टांगा वाला है, उसका नाम है मंगू, और उसे पता चल रहा है कि 35 में एक नया कानून बनने वाला है, और वो जानता है ये नया कानून आवाम के लिए बन रहा है, ये अंग्रेजों के लिए नहीं बन रहा। तो जिस दिन कानून निकलता है वो अपने टांगे पर रिबन्स लगाता है, घोड़े को सवारता है और एक अंग्रेज पैसेंजर को लेता है, और पैसेंजर के साथ थोड़ी उतरने के बाद झगड़ा होता है और वो पैसेंजर को धक्का देता है और उसकी टोपी गिरा देता है और कहता है भाई साहब अब तो नया कानून लग गया है, आपकी नहीं चलेगी। तो जब वो कह रहा है तो तब कुछ हिंदुस्तानी पुलिसमैन आते हैं और मंगू को पीटने लगते हैं, और पीटते पीटते उसे खींच के ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। और मंगू बेचारा चिल्लाता रहता है मगर नया कानून, मगर नया कानून। और पुलिस वाला कहता है क्या नया कानून, ये तो पुराना ही कानून है। तो वो तरह का एक संदेह कई लोगों ने कहा था कि ये जो नया संविधान बन रहा है इसमें नया क्या है, बदला क्या है, अंग्रेज चले गए हैं मगर उसके जगह जो लोग आए हैं वो उसी तरीके से राज कर रहे हैं।
ब्राउन साहिब आ गए, गोरा साहिब की जगह ब्राउन साहिब आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ उसके उस क्रिटिसिज्म की उसमें कुछ टच तो डेफिनेटली है, मगर मैं दिखाना चाहता था और मुझे इंस्टिंक्टिवली लग रहा था कि संविधान के आने से कुछ तरह का अंतर हुआ है, और किस किस्म का अंतर हुआ है समाज में या सरकार में, वो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं इस किताब में। ठीक, इसमें आपने लैंग्वेज की बात करी ना, तो उसमें 1 मिनट स्पेंड करते हैं जरा कि जो हमने इंग्लिश में अपना और जो हिंदी है वो ऐसी हिंदी है कि समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने और प्रणय ने कोशिश की थी कि कुछ साधारण हिंदी में प्रियम्बल बोला जाए। तो ये बाकी देशों का कैसा, आप श्रीलंका भी होके आए हैं और बाकी देशों ने भी ये सब किया होगा, तो बाकी देशों का इसमें क्या अनुभव रहा है? लोगों ने अंग्रेजी यूज करी है, क्या किया है? तो इसके सो कंपैरेटिव सवाल है कि शुरुआत में ज्यादातर जो ब्रिटिश कॉलोनीज थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में लिखे गए थे। कुछ तो अंग्रेजों ने ही लिखे थे, और कुछ जगहों पे जैसे भारत में जुबान या भाषा पे काफी विवाद था, तो कंसेंसस लैंग्वेज अंग्रेजी था। कुछ जगह जैसे श्रीलंका या थाईलैंड, जहाँ पे संविधान कई भाषाओं में है, डिबेट होता है कि ओरिजिनल या ऑफिशियल भाषा कौन सा है। तो अगर किसी शब्द के मतलब पे विवाद हो, हम किस लैंग्वेज पे रिलाई करेंगे। और कुछ देशों में जैसे बांग्लादेश वगैरह, वहां पे संविधान अंग्रेजी में है, मगर जो बंगाली वर्जन है वो और ज्यादातर वकालत जब पढ़ाया जाता है वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। ज्यादातर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सिवाय लोकल लैंग्वेजेस में काम करते हैं। भारत में ऐसा नहीं हुआ था, और इसके सॉर्ट ऑफ 2 वजह हैं। एक तो संविधान सभा में ज्यादातर जो बातें हुई थी वो आम सहमति से हुई थी। बस 2 ऐसे टॉपिक्स थे जिसपे 2 मुद्दों पे ऐसे थे जहाँ पे काफी विवाद था और आम सहमति नहीं बनाया गया था। एक तो जमीन का मुआवजा क्या होना चाहिए, और वो एक अलग कहानी है, और एक कहानी थी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। और इस राष्ट्रभाषा डिबेट में भी 3 अलग डिबेट चल रहे थे। पहले तो क्या भारत के राज्यों में एक राज्य भाषा हो सकती है, और क्या राज्य के शेप या बॉर्डर्स भाषा के साथ ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो उस समय जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में 3 अलग भाषाएं बोली जाती थी, जब से उनमें से जब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश निकाले गए, उन पे सिर्फ एक डोमिनेंट भाषा थी। सेकंड, तो आपके लिसनर्स जानते होंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए या अंग्रेजी, और अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है भारत में, बस 2 औपचारिक भाषाएं हैं जो हिंदी और अंग्रेजी है। और शुरू में कहा गया था कि अंग्रेजी 50 साल के लिए होगी, उसके बाद ज्यादातर काम कि कोर्ट का काम भी हिंदी में हो जाएगा। मगर 1965 के करीब साउथ इंडिया में राइट्स हो गए थे और उस कॉम्प्रोमाइज में अंग्रेजी को रखा गया था। तीसरी बात है जो शायद हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट है कि जब हम हिंदी के बारे में बात करें, हम किस भाषा के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ी सी डिबेट हो रही थी हिंदी और हिंदुस्तानी के बीच में, और या फिर नागरी और नस्तलिक स्क्रिप्ट्स के बीच में कि क्या हम हिंदी नस्तलिक में भी लिख सकते हैं। मौलाना आजाद ने एक समय कहा था कि हम नागरी नस्तलिक दोनों को छोड़ के हिंदी रोमन स्क्रिप्ट में लिखें, जैसे कि इंडोनेशिया मलेशिया में हुआ था कि उनके भाषाएं प्रचारित हुई थी, उनकी सबने वो मॉडर्न इंग्लिश स्क्रिप्ट अडॉप्ट कर लिया था। इवन सुभाष चंद्र बोस ने भी यही किया था। हाउ डू यू क्रिएट अ लैंग्वेज दैट द साउथ विल एक्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक स्पेसिफिक डिबेट होने लगी कि संविधान, एक तो कि संविधान में ऑफिशियल जुबान क्या होगी, बट संविधान किस भाषा में लिखी जाएगी। और जब 26 नवंबर में संविधान का जो अंतिम प्रारूप फाइनल ड्राफ्ट डिस्कस हो रहा था, रघुराज शास्त्री, आरबी ढुलेकर पूछने लगे कि हम तो अंग्रेजी ड्राफ्ट हैं, हिंदी का ड्राफ्ट क्या है, और बिना हिंदी के ड्राफ्ट के हम ये अग्री कैसे कर सकते हैं। तो तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आप जिस हिंदी ड्राफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं उसका अनुवाद 26 जनवरी के पहले हो नहीं सकता। तो आप ये शब्द कठिन है और ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपका जो हिंदी ड्राफ्ट आएगा वो 26 जनवरी के बाद आएगा। तो ऑफिशियल ड्राफ्ट जो लीगल ड्राफ्ट है वो अंग्रेजी का ड्राफ्ट रहेगा। और इसके 2 कारण थे। कुछ मेंबर्स जैसे मैं आरबी धुलेकर का देख रहा था, उन्होंने एक शब्दकोश बनाया था कि संवैधानिक शब्द हिंदी में कैसे लिखे जाएंगे, और ये कई शब्द नए थे। तो जैसे मैं देख रहा था
हैबियस कॉर्पस के जगह उन्होंने कहा था बंधु प्रस्थापन लेख। तो ये बिल्कुल संस्कृत ओरिजिन में जाके शब्द ढूंढ के नया शब्द बनाया जा रहा था। और इसके साथ साथ जो कानूनी जुबान या अदालती जुबान थी इंडिया में, वो हिंदी नहीं थी, वो फारसी और हिंदुस्तानी पर डिपेंड करते थे। तो जैसे अगर आप हिंदी फिल्में देखते हैं जो शब्द कोर्टरूम में यूज करते हैं, जैसे लोग मेरे मुवक्किल कहते हैं, मेरे मुवक्किल, मेरे मुल्जिम, यू नो हाजिर हो, प्रस्तुत बोलते हैं। तो वो कोई ताजीरात हिंद कहते हैं, कोई भारतीय दंड संहिता नहीं कहता। तो एक तरह की जो रोजमर्री की जुबान थी वो अर्ली ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से और उनके पहले राज की वजह से वो फारसी और उर्दू में लिपटी हुई थी। तो वकील भी नहीं चाहते थे कि इसे एक नया भाषा, एक तरह का नया औपचारिक हिंदी इस पे लागू किया जाए। तो अभी भी कोशिश जारी रहती है सरकार की कि हिंदी में ट्रांसलेशंस वगैरह कानून के प्रोवाइड किए जाए, मगर 2-3 राज्यों के अलावा ज्यादातर अंग्रेजी वर्जन को ऑफिशियल वर्जन कहा जाता है और किसी डिबेट होने पर वो इंग्लिश वर्जन से ही डिसीजन लेते हैं। तो हैबियस कॉर्पस को क्या बोलेंगे प्रणय? हम साधारण हिंदी में हम तो बोल सकते हैं ना, व्यक्ति प्रस्तुत, व्यक्ति प्रस्तुति, सबको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। आदमी को बुलाना यही होता है ना हैबियस कॉर्पस की, भैया उसकी जरा बॉडी फिजिकली प्रेजेंट करो भैया बंदे को, है ना। तो शायद एक ये नया प्रोजेक्ट है जो लोग उसमें अगर संस्कृत में घुसने की जगह इतने आम शब्द हैं जो फिट हो जाते हैं ना। तो उसमें आई मीन आपने शायद देखा होगा सभा में जो डिबेट्स हैं, सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि जो लोग वहां पे जाके एक संस्कृताइज्ड हिंदी के लिए मांग कर रहे हैं, उनकी अपनी जुबान हिंदुस्तानी जुबान है। तो जो शब्द वो यूज कर रहे हैं वो अब शायद हमें समझ नहीं आई, क्योंकि वो उर्दू के अल्फाज हैं जो हम अब नहीं बोलते, मगर वो हिंदी के डिमांड करने में भी उसी अल्फाज को यूज कर रहे थे, क्योंकि एक तरह का मिला जुला लैंग्वेज था, ज्यादातर लोग जानते थे। और नॉर्थ इंडिया में लोग जो पढ़े लिखे थे उनको दोनों स्क्रिप्ट आती थी, जिससे वो, और पंजाबी तो गुरमुखी बहुत कम लोग जानते थे, ज्यादातर जो लोग पंजाबी बोलते थे वो उर्दू नस्तलिक स्क्रिप्ट में ही पंजाबी जानते थे। तो बिल्कुल सौरभ, ये वापस वो एपिसोड की याद आ गई जो हम लोगों ने अभिषेक अवतंस के साथ किया था, और हिंदी पर यही चर्चा हुई थी कि किस तरह आर्टिफिशियली हिंदी और उर्दू को डिवाइड करने के चक्कर में कोई नुकसान ही हुआ दोनों भाषाओं का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहित, जैसे एक हम लोग हमेशा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट तो बहुत ही अलग था दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट से ना। हम लोगों ने एक सामाजिक क्रांति का जरिया बना कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि दूसरे कई देशों कंजर्वेटिव होता है, रूढ़िवादी होता है, टू प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो हमारा संविधान बहुत अलग था उस मामले में। तो जाहिर सी बात है ना कि काफी लोग उसे अपोज भी करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। तो इसी में एक जो क्रिटिसिज्म होता है कि हमारा संविधान 100 बार अमेंड हुआ है, तो ये तो एक पीरियोडिकल है, ये एक बुक नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जायज क्रिटिसिज्म है क्या, कि अगर बदला है तो ऑब्वियसली लोग उसे अपोज करेंगे? तो आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे संविधान में अगर आप प्रियम्बल में भी देखें, इंसाफ एक बहुत मेजर फीचर है, और वहां पे भी इंसाफ के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो राजनीतिक इंसाफ या पॉलिटिकल जस्टिस को लास्ट रखता है, और अर्थनीति और सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन को पहले रखता है। तो जैसे हमारे जो संविधान सभा और राष्ट्रीय मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उनको पता था कि उन्हें सिर्फ आजादी से कोई फायदा नहीं होगा, आजादी के साथ एक समाज और आर्थिक स्थिति का बदलाव चाहते थे। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे, आप जिस पार्टी से भी बात करें सबके मन में एक विजन था कि ये सिर्फ ब्राउन साहब का रूल नहीं होगा, कुछ बदलने वाला है। और अगर आप देखें कि जो भारतीय राष्ट्र मूवमेंट था, ज्यादातर देशों में नेशनलिस्ट मूवमेंट किसी एक धर्म या किसी एक भाषा या किसी एक आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। एक तरफ हमारा जो भारतीय आइडेंटिटी था वो नेशनल मूवमेंट के साथ साथ ही बना था, और उनमें कॉमन फीचर क्या था? एक कॉमन फीचर था कि जब तक हमारे ऊपर बाहरी एक तरह का साम्राज्यवाद है,
तब तक हम एक आर्थिक और सामाजिक बदलाव नहीं ला सकते हैं। जब कोशिश भी करते हैं तब तो रोक पड़ जाती है। जैसे भारतीय लोग जब कंपनी बना रहे थे, कंपनी पे रोक पड़ती थी, समाज सुधार पे रोक पड़ती थी। तो जब तक हमारा देश हमारे हाथों में नहीं होगा, हम ये बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो जैसे आप कहते हैं, बिल्कुल लागू होने के बाद कई लोगों के हकों पे असर पड़ा था। और एक जो हम पुरानी जो कहानी कहते थे, हम कहते थे कि जो राजा नवाब थे जिनके पास काफी संपत्ति थी, ये लोग डट के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट खड़े हो गए। और ज्यादातर केसेस अगर हम देखें वो प्रॉपर्टी या संपत्ति के ऊपर है। और जैसे ज्यादातर जो फार्म या लैंड रिफॉर्म्स के केसेस बन रहे थे, उस पे उसका वैल्यू ज्यादा था, वकील वो केसेस ज्यादा लेते थे और कोर्ट्स में भी उस तरह के केसेस ज्यादा आते थे। अच्छा। तो एक तरफा तो बिल्कुल सही है कि कुछ स्पेशली प्रॉपर्टी ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूशन से काफी चैलेंज्ड हुए। अब जो दूसरी कैटेगरी है, प्रगतिशील लोग कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव है। और सही में है, कुछ केसेस हैं जहां पे ब्राह्मणों ने कहा था कि रिजर्वेशंस संविधान के खिलाफ हैं। पुरुषों ने कहा था कि हमें 2 या 3 बीवियां रखना हमारा हक है, या बदलाव नहीं कर सकते। तो ये पुराने जिनके पुराने हक अफेक्ट हो रहे थे, उनको काफी कंजर्वेटिव डिस्क्रिप्शन दिया गया। मगर आई थिंक ये जो इससे क्लास एनालिसिस अगर हम ना करें और अगर हम देखें कि सरकार जब लोगों की जिंदगी की बदलाव करने की कोशिश कर रहा है, वो बड़े लोगों को अफेक्ट करता है, मगर कई जगह आम लोगों को भी अफेक्ट करता है। और हम अब बैठे कह सकते थे कि राजा की एस्टेट को तोड़ दिया गया, अच्छी बात है, सही होना चाहिए। मगर किसी गरीब किसान या आदिवासी की भी जमीन जब्त कर ली गई क्योंकि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो कमजोर हो गया। क्या हम उसके पीछे भी खड़े हो सकते हैं? एंड आई थिंक एक तरफ मैं जो दिखाना चाहता था कि संविधान सिर्फ ये एलीट इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा था, वो कई तरह से रोजमर्रे की जिंदगी में सरकार को आने दे रही थी। और कुछ अवसरों पे ये बहुत अच्छी बात थी। जैसे आप अगर फैमिली लॉ रिफॉर्म देखें, या अगर आप नए हेल्थ केयर के पॉलिसीज देखें, या अनटचेबिलिटी एबॉलिशन देखें, मगर कुछ जगहों पे स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्रिमिनल लॉ का सहारा ले रहा था, जैसे नशाबंदी वाला केस है। तो अगर हम ये भी मान ले कि नशाबंदी एक स्टेट के लिए एडमिरेबल गोल है, क्या इसका मतलब है कि किसी पुलिसमैन के संदेह पे कोई भी आम आदमी या औरत जेल भेजी जा सकती है? तो इन दोनों के बीच में एक गैप है, और इस गैप को आई थिंक देखना इम्पोर्टेंट था। वो किताब देखने की कोशिश करती है। बिल्कुल। तो सरकार मतलब थोड़ी भटक गई कई बार, और दखलंदाजी लोगों के आम जीवन में भी आने लगी। तो इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आम लोगों ने भी संविधान का ही सहारा लिया सरकार को वापस पीछे खदेड़ने में। तो इसमें ही कई अच्छे इंटरेस्टिंग केसेस आपने इस किताब में लिखे हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है रोहित कि ये जो आप कहते हैं कि ये जो रिट जो पिटिशन है, इसका काफी प्रयोग किया लोगों ने शुरुआती सालों में संविधान के बाद सरकार को अरेस्ट करने के लिए, है ना। तो ये जो प्रादेश याचिका है या रिट है, इसका क्या महत्व था, और आपने इसी एक चीज पर क्यों ध्यान केंद्रित किया? थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। रिट पहले थे क्या इंडिपेंडेंस के पहले किसी फॉर्म में? बिल्कुल। तो मैंने रिट पिटिशन पे फोकस किया क्योंकि मुझे देखना था कि संविधान कुछ तब्दीली लाता है, कुछ परिवर्तन लाता है। और अगर आप ढूंढना चाहें कि संविधान में नया क्या था, ये रिट प्रोसीजर जो कोर्ट्स 32 और 226 में ये एक नया प्रक्रिया, एक नया तरीका ला रही थी। और इस पे ज्यादातर लोगों ने अटेंशन नहीं पे किया था क्योंकि सबने सोचा था ये एक बेसिकली प्रक्रिया है, ये मेन आइडिया नहीं है। मेन आइडिया तो मौलिक अधिकार के नीचे है या सामाजिक इंसाफ के नीचे है, ये तो बस प्रक्रियात्मक सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो रिट्स की आइडिया बहुत पुराने इंग्लिश कॉमन लॉ में चली जाती है, और ये बेसिकली अदालतों को उस इंग्लैंड के राजा के खिलाफ कुछ पावर्स देती है। और इंडिया में जब पहली लाई गई थी, जब कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में
कोर्स लगाए गए थे, अंग्रेज हुकूमत काफी घबरा गई जब रिट्स अप्लाई करने लगे। तो बाय 19वीं शताब्दी के एंड तक ये रिट पावर बहुत घट गया था, और जैसे कि कैलकाटा हाई कोर्ट सिर्फ कैलकाटा के पुराने क्षेत्र के अंदर रिट इशू कर सकती थी, वेस्ट बंगाल में रिट इशू नहीं कर सकती थी। तो इसे कंट्रोल किया गया क्योंकि लोग जानते थे कि इसमें काफी पावर है सरकार के काम को रोकने के लिए। और दूसरी बात थी कि बहुत सारे सरकारी काम ऐसे थे जिसपे ऊपर अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती थी। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कोर्ट नहीं ले जा सकते थे विदाउट अ लॉ ऑफ परमिशन, या सरकारी आमदनी पे कानूनी सवालात नहीं कर सकते थे। तो एक तरफा संविधान के साथ साथ ये सारे इम्यूनिटीज चले गए हैं। रिट प्रोसीजर के अंडर इन सारे सरकारी अधिकारी और सरकारी कार्यक्रम अदालतों की निगरानी में और एक तरह आम नागरिक के निगरानी में आने लगी। और कई जगह होती है कि ये नहीं कि अदालत हमेशा नागरिक के साथ जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सरकार जीतती है, मगर ये जो एक अदालती प्रतिक्रिया है वहां पे पहले सरकार को आके अपनी बात को संविधान के भाषा को लेके समझाना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकते कि हम एक चुनाव जीत के आए हैं तो हम जो मर्जी कर सकते हैं, हमारे पास हक है। उन्हें कहना पड़ता है कि हम संविधान के ढांचे के अंतर्गत चल रहे हैं, मनमानी नहीं बेसिकली मनमानी नहीं कर सकते। और मनमानी करते भी है तो उनको समझाना पड़ता है एटलीस्ट कि देखिए आपको लग रहा है मनमानी हो रही है मगर हम इस वजह से कर रहे हैं। तो एक तरह का डायलॉग जो हम सोचते हैं कि जैसे एक प्रजातंत्र में डायलॉग सिर्फ पार्लियामेंट में होगी, ये डायलॉग के लिए अलग अलग जगह ओपन कर रही थी। और तीसरी बात थी कि कई केसेस में जो लोग याचिका लेके जाते थे उनको जीतना, मतलब उनको एक कानूनी पॉइंट नहीं जीतना था, उनको अपनी जिंदगी जीनी थी। तो जैसे किसी को अपने घर से निकाला जा रहा है और वो अदालत चले गए और 12 साल केस चला, तो उसके बाद वो हार भी जाए, उनको 12 साल वो घर पे रह सके ना। तो उसी तरह की छोटी सी जैसे सांस लेने की जगह वो संविधान के सहारा लेके खोज रहे थे। तो और मुझे सबसे जब मैं आर्काइव्स में देख रहा था सबसे आश्चर्यचकित लगा कि जो नई सरकार आई थी उनको नहीं लगा था कि उनके खिलाफ संविधान लागू की जाएंगी। तो आप पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान में इतना अमेंडमेंट्स क्यों हुए थे? तो गवर्नमेंट में एक कमिटमेंट था कि हम संवैधानिक सरकार चलाएंगे, हम संविधान के साथ चलाएंगे। पर जब ये कोर्ट केसेस होने लगे उन्होंने लगा अच्छा शायद हमने ठीक से संविधान लिखा नहीं था, संविधान को थोड़ा एडिट कर देते हैं ताकि हम कानून के साथ साथ चले, कानून को बदल देते हैं ताकि हमारी कार्यवाही कानूनी हो। तो ये कि इमरजेंसी तक इसी प्रोसीजर चलने लगा कि जैसे ही अदालत कुछ बड़ी मुसीबत क्रिएट करती थी तब सरकार आके संविधान को बदल देती थी। मगर हर अमेंडमेंट इस टाइप का नहीं है। हमारे जो 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं वो एक कारण इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे संविधान में काफी कुछ लिख दिया गया है। हमारा वर्ल्ड में शायद सेकंड लॉन्गेस्ट संविधान है। जैसे जजेस का रिटायरमेंट एज, अगर हमें वो बदलना है संविधान को अमेंड करना पड़ेगा, या हम कोई नई भाषा ऐड करना चाहते हैं भाषा की सूची में, जैसे मैथिली या नेपाली ऐड किया जाए, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। तो ये 100 से ज्यादा जो अमेंडमेंट्स है उनमें से शायद 30 या 40 सब्सटैंटिवली कुछ चेंज लाते हैं, ज्यादातर बस औपचारिक या प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स हैं। तो 5 के साथ करना है कहीं पर टाइप का अमेंडमेंट है। हाँ। तो ये रिट जो है, जो हम लोग सिविक्स टेक्स्ट बुक में पढ़ते थे, 4 टाइप के रिट होते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा बताइए ना कि इसका क्यों सहारा लिया लोगों ने? जी बिल्कुल। तो रिट इसेंशियली एक स्पेशल प्रोसीजर होता है और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को की बचाव में रिट इशू कर सकती है, और हाई कोर्ट किसी भी ऐसे विषय पे जहां पे इंसाफ चाहिए वहां पे रिट इशू कर सकती है। रिट क्योंकि इस पे काफी महत्व दिया गया है, एक तरीके से रिट की सुनवाई पहले होती है। तो आप जानते हैं हमारी अदालती कार्यवाही सालों तक चलती है, तो अगर आप एक मामूली सा केस लेके आए तो शायद उसमें 10 साल लगेंगे, अगर आप रिट लेके आए आपको 6 महीने में आपकी सुनवाई हो जाएगी। अच्छा। और दूसरी बात थी कि जैसे
साधारण कार्यवाही में कुछ कोर्ट फीस देने पड़ते थे, रिट में वो बहुत सस्ता कर दिया गया था, क्योंकि सब जानते थे कि अधिकार का सवाल है और ये एक गणतंत्र पहले सुनेगी। तो वकीलों और जो गैस मामलाकार या विवादकार, आप जो भी कहना चाहते, पिटिशनर्स, उनको पता लगने लगा कि अगर उनकी बात वो अदालत के सामने लाना चाहते हैं, वो रिट प्रोसेस से ही जल्दी सुनवाई होगी वहां पे। तो लोग मुझे कहीं पूछते हैं कि लोगों में लोग जो संविधान यूज कर रहे थे, उनके बीच, उनके अंदर की संवैधानिक कोई आस्था थी या ये बिल्कुल एक मतलबी इस्तेमाल किया जा रहा था? और उसका आंसर तो मैं दे नहीं पाऊंगा मेरे मटेरियल से। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कुछ केसेस में मुझे दिख रहा था कि ये सिर्फ अदालती कार्यवाही में यूज नहीं कर रहे थे, वो अलग अलग स्थानों में, जैसे जहां पे रोड पे प्रोटेस्ट हो रहा है या पार्लियामेंट में लिख रहे हैं, वहां पे भी संवैधानिक भाषा यूज कर रहे हैं और अदालत की सहमति ना होने पर भी वो संविधान पे दावा लगाते हैं। तो वहां पे हम आस्था की बात कर सकते हैं, मगर कुछ जगह पे ये शायद टैक्टिकल या मतलबी मनोवर भी थी। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन क्या होती है रोहित? इसमें रिट तो ये हो गई, तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपने अपनी बुक में डिस्कस की है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपने अच्छा सवाल कहा, ये काफी कंट्रोवर्शियल सवाल भी है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका जो हम कहते हैं, वो हमारे जजेस और हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं कहते हैं कि भारत का सबसे ओरिजिनल एक्सपोर्ट है। कई और देश जैसे पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, सबने हमारी जनहित याचिका का फॉलो किया है। इंडियन इन्वेंशन है? इंडियन इन्वेंशन। हमारे जजेस के स्वर्णिम शब्द उनके कोर्ट्स में भी कहे जाते हैं। तो जैसे अगर आप कोलंबो में जाएं, तो जस्टिस भगवती को जानते हैं। तो इसकी शुरुआत एक कहानी जो बताई जाती है, ये बेसिकली इमरजेंसी से कनेक्टेड है। लोग कहते हैं कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार और अपने आजादी को प्रोटेक्ट नहीं किया था, उसका सुरक्षा नहीं किया था, इमरजेंसी खत्म होने के बाद एक तरफ से आप प्रायश्चित कर सकते हैं, एक तरफ से आवाम में फिर से सहमति या अपने पे विश्वास मजबूत करने का टैक्टिक कह सकते हैं, उसको करने के लिए वो जनहित याचिका को पॉपुलराइज करने लगे। इसकी सॉर्ट ऑफ 3 फीचर्स हैं। जो पहला आजादी के बाद की चीज नहीं है, ये बेसिकली 77 के बाद की चीज है। ये 77 के बाद, अगर औपचारिक रूप से देखी जाए, 77 की बात की चीज है। और मैं किताब में दिखाता हूं कि जनहित की बात रिट पिटीशन से भी हो सकती थी और जनहित याचिका से शायद कुछ कमजोरियां आ गई। तो जनहित याचिका में 3 विशेषताएं हैं। एक तो जो लोकस स्टैंडर्ड का रूल है, उसे लचीला या फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है। तो यूजुअली अदालत में अगर आपके साथ कुछ हुआ हो या आपके अधिकार को कुछ हुआ हो, तभी आप आ सकते हैं। जनहित याचिका के अंतर्गत आपकी खुद की कोई इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो, मगर आप कहें किसी और ग्रुप की हो रही है और ये क्या हो रहा है, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है। और जो पहली केस है उसकी काफी अच्छा एग्जांपल था। एक अधिवक्ता थी कपिला हिंगुरानी, जो पेपर में पढ़ रही थी कि बिहार में कई अंडर ट्रायल्स जेल में 15-16 साल पड़े हुए हैं और अगर वो गिल्टी भी पाए जाते थे, वो 3-4 साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं होती थी। तो अगर 15 साल इन्होंने जेल की सजा काट ली है, ये बिल्कुल उनके संविधान के अंडर राइट टू लाइफ के खिलाफ है। और ये इसलिए है जेल में क्योंकि इनके पास कोई वकील नहीं है। तो अगर आप इंतजार करें कि ये वकील ढूंढ के कोर्ट आए, वो होने नहीं वाला। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस ले गई और कोर्ट्स को उन्होंने बताया कि आपके अंदर ये पावर्स है कि आप इस चीज को भी एड्रेस कर सकते हैं। दूसरी फीचर है कि जो हम प्राक्रियात्मक के तरीकाकार रोक कोर्ट के पावर्स पे लगाते हैं कि हम अदालत सिर्फ वो मटेरियल देख सकती है जो उसके सामने पेश किया जाए, या अदालत सिर्फ अपने नीचे से वाले कोर्ट की मटेरियल देख सकती है, कहीं 3 लेवल नीचे नहीं जा सकती। ये सारे प्रक्रियात्मक या तरीकाकार रोक हटा दिए गए थे। और एक जस्टिस कृष्णा अय्यर की लाइन है जो बहुत कोट करते हैं कि प्रोसीजर इज द हैंडमेडन ऑफ जस्टिस। इंसाफ चाहिए तो ये सारा प्रक्रिया हटा दी। और उस समय बहुत लोगों ने कहा था बहुत अच्छी बात है, प्रक्रिया बाधा देती है आम नागरिकों में, और प्रक्रिया अगर इंसाफ प्रिवेंट करता है तो हटा देनी चाहिए। मगर हम देखने लगे कि इसके बाद अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर काम करने लगा दिल्ली में, ये सब काम हमने देखा। तो आजकल जैसे चिंतन चंद्रचूड़ ने कहा है और उनको जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली काफी कोर्ट में, क्योंकि ये कोर्ट का जस्टिस पंचायती जस्टिस है,
डिपेंड करता है पंच उस दिन कौन पंच बैठे हुए हैं और उनका कैसा उनका मूड क्या है, उनका मूड क्या है, उसी वजह से इंटरप्रिटेशन हो जाए। और जो तीसरी आई थिंक स्लाइटली डेंजरस चीज थी जनहित याचिका में, आइडिया था कि कोई दोनों पार्टी में टकराव नहीं है, इसमें कोई दो पक्ष नहीं है, ये जनहित की बात है, तो हम मिल बैठ के सुलझाएंगे। तो कई जगह पे जो व्यक्ति याचिका लेके आया था या आई थी, वो कहने लगे कि मगर हमें ये नहीं चाहिए, हम कुछ और चाहते थे। और जज ने कहा पर अब तो जनहित की बात होगी, आप जो चाहते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए, हम मामला सुलझा देंगे। तो आई मीन मुझे सबसे आश्चर्य होता था, कुछ साल पहले हर्ष मंदर सुप्रीम कोर्ट आए थे, कहने लगे कि असम में जैसे एनआरसी के अंदर जिन लोगों को कैंप में बंद किया गया है, उनके पास खाने के लिए या रहने के लिए उनके कंडीशंस काफी पुअर है। तो जज ने कहा ये सब ठीक है, मगर एनआरसी का काम खत्म क्यों नहीं? तो मंदिर कहने लगे मगर हम आए हैं इनके जो कैंप में बंद हैं उनके कंडीशन के बारे में। जज ने कहा नहीं, उससे वो बाद में होगा, पहले सबको कैंप में डालो। तो उन्होंने एनआरसी का प्रोसेस टर्बो चार्ज कर दिया। तो एक किस्म से वो केस जनहित याचिका में थी। अगर अब ये किस जन के हित में है कि इस प्रोसीजर को जल्दी में किया जाए, इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। और आप देख ही सकते हैं एनआरसी ने असम में भी किस तरह का तनाव पैदा कर दिया है। और शायद ये एक अनिर्वाचित अदालत का काम नहीं था, ये शायद उस टाइम पे शायद वो जज की जगह कोई और जज होते तो शायद कुछ और कर दिया होता उन्होंने। अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्ट लॉज हैं, मगर जजेस का जो अपना कनेक्शन नहीं होना चाहिए मुद्दे से, वो हमेशा देखा नहीं जाता। तो शायद किसी राज्य की बात हो और अगर उस राज्य के जज हो तो शायद उन्हें थोड़ा सा सोच समझ के जजमेंट देना चाहिए, तो नहीं दिया जाता। ठीक है, मुझे दिख रहा है आप धीरे धीरे बोल रहे हो। सही है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आ जाते हैं किताब के जो 4 किस्से हैं उन्हीं पर, है ना। तो जैसे एक कॉमन थीम है चारों किस्सों में, बहुत ही दिलचस्प है। मतलब मैं अपने सब लिसनर्स को बोलूंगा जरूर किताब पढ़िए, और हम लोग तो चारों किस्से नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन एक कॉमन थीम यह है कि ये जो सामाजिक क्रांति का उद्देश्य लेके सरकार चली, उस चक्कर में कई बार लोगों के आममर्रा की जो आर्थिक हक थे उनके ऊपर रौनते चली गई सरकार, और काफी लोगों ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके सरकार को चैलेंज किया। तो इसके 4 केसेस है। एक जो था शराबबंदी का केस, और फिर एक जो वैश्यावृत्ति वाला केस, एक जो 3000 से ज्यादा कसाईयों ने मिलकर केस किया गो हत्या के लॉ के अगेंस्ट, और एक जो कॉटन कंट्रोल, कमोडिटी कंट्रोल के ऊपर था। तो हम लोग एक या 2 किस्से इनमें डिस्कस करते हैं रोहित। तो पहले तो शराबबंदी वाला ही केस डिस्कस करते हैं। कई बार लोगों ने लिखा है इसके ऊपर, पर बहुत दिलचस्प था आपका चैप्टर, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो इसमें ही बताइए कि किस तरह 1964 तक 4 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो गई थी शराबबंदी के कारण। और लेकिन इस जो लाइसेंस परमिट कोटा राज जो था उसके चक्कर में ये हुआ, उसका रिट पिटिशन से क्या नाता था, और लोगों ने कैसे रिट पिटिशन को यूज करके चैलेंज किया शराबबंदी को? बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया। तो शराबबंदी एक ऐसी राजनीतिक पॉलिसी थी जिसपे काफी सहमति थी हर ग्रुप के भीतर। इनफैक्ट हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था 1920 से शराबबंदी के बारे में बात कर रहा था, और गांधी जी ने कहा था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदू और मुसलमान, महिलाएं और को एक साथ ला सकता है, और ये समाज और अर्थनीति को बदलता है। और उस जमाने में जो शराब के जो टैक्सेस थे, एक्साइज के टैक्सेस थे, ज्यादातर अंग्रेज सरकार के पास जा रही थी। तो एक तरफ अगर आप नशाबंदी करें तो सरकार के पास सरकार की आमदनी पे को ठेस लगेगा, और ये अंग्रेज सरकार को हर्ट करता था। तो पॉलिटिकली ये बहुत ही एस्ट्यूट मैकेनिज्म था। वो कई अलग अलग वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, मगर राष्ट्रीय आंदोलन के समय पे उनके पास कानूनी शक्ति नहीं थी। तो जब वो नशाबंदी के बारे में बात करते थे, वो क्या करते थे, महिलाएं आके शराब की दुकान के सामने खड़ी होंगी, आप लोगों के साथ बात करेंगे, आप अपने घरों में, फैमिलीज में मानसिक चेंज लाने की कोशिश करेंगे। और अब वो लोग जानते थे कि जो गरीब मजदूर थे उनके लिए शायद पूरे दिन के काम के बाद शराब एक तरह का रिलीज था।
और मजदूरों के बीच में जो यूनियंस वगैरह काम करती थी वो कोशिश कर रहे थे कि मजदूरों को अलग किस्म की मनोरंजन की सामग्री दी जाए, या शाम में जब वो काम करके वापस आ रहे थे कुछ और उनके साथ कराया जाए ताकि वो शराब की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस था और वो काफी सक्सेसफुल था। जब वो सरकार में आए, इनिशियली संविधान में नशाबंदी का कोई लेख नहीं था, मगर कई सभापति सभा में महोदय कहने लगे कि अगर हम गांधी जी को रिस्पेक्ट करते हैं तो नशाबंदी तो होनी चाहिए, ये उन्होंने बहुत सालों से कहा है। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक सेक्शन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेक्शन में, नशाबंदी का आइडियल दे दिया कि कुछ सालों में जब समाज राजी हो जाए, हम चाहते हैं कि नशाबंदी लागू हो जाएगी। तो दो प्रदेश थे जहां पर सबसे पहले लागू हुई, एक तो मद्रास था और दूसरा बॉम्बे था। और बॉम्बे में उस जमाने में बॉम्बे में गुजरात बॉम्बे का अंश था, और बॉम्बे के जो चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई वो बहुत ही सोचते थे कि क्या पिया जाए। तो मैं आगे नहीं डिस्क्राइब करूंगा, मगर उनका ये बहुत ही दृढ़ निश्चय था कि नशाबंदी होनी चाहिए। और अगर आप उस जमाने में बॉम्बे लेजिस्लेचर में डिबेट्स देखें, शायद एक या दो लोग थे जिन्होंने कहा था कि नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर सहमति थी कि एक कानून लागू की जाए। अब जब कानून लागू की गई, उन्होंने देखा कि सिर्फ कानून से बात नहीं होगी, लोग नशा कर रहे थे। और जो बात हुई कि इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग इन फॉर्मल बार्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये सब कुछ इलीगली होने लगा, या और इसके बीच में सरकार के पास आमदनी कम हुई और नशा का प्रॉब्लम भी गया नहीं। तो सरकार ने एसेंशियली एक नई पुलिस फोर्स खड़ी कर दी जो नशाबंदी पुलिस फोर्स थी, और इस पुलिस को काफी पावर्स दिए गए। ये संदेह पे आपके घर के अंदर आ सकते हैं, कबर्ड्स खोल सकते हैं, आपकी तलाशी ले सकते हैं, महिलाओं की तलाशी ले सकती है। और जैसे उनका सक्सेस था, वो कितने लोगों को अरेस्ट करे। आम नागरिक को अरेस्ट करना आसान था, टॉप गैंगस्टर्स या बॉसेस को अरेस्ट करना मुश्किल। तो बहुत सारे आम नागरिक, कई आदिवासी, कई गरीब लोगों को अरेस्ट किया गया। और एक तरह से बॉम्बे में एक सॉर्ट ऑफ आतंक सा मचा था कि नशाबंदी की पुलिस घूम रहे हैं यहाँ पे। तो उस समय जो पहला चैलेंज ऐसा नहीं किया रोहित, आपने बोला मद्रास ने भी ये वाला मद्रास में ऐसा सब नहीं हुआ। मद्रास में भी हुआ था, उसमें दो तीन आई थिंक फैक्टर्स अलग है। मद्रास में पूरे प्रदेश में लागू नहीं हुआ था, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हुई थी। अच्छा। तो इन डिस्ट्रिक्ट से लोग अगर पीना चाहते थे, वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाके पी सकते थे। और उन्होंने एक पास सिस्टम ट्राई किया था, और जहां पे कुछ लोग एग्जेम्प्ट थे। तो अगर आप कहते थे कि आपके शरीर के लिए आपको शराब पीना जरूरी है, डॉक्टर से चिट्ठी लेके आते थे, तो आपको पास मिल जाना था। तो मद्रास में भी ऑपोजिशन था, मगर इस किस्से का नहीं, थोड़े लूप थे कि जो लोगों को रिलीफ मिल गई जिससे। और दूसरी बात है, बॉम्बे में क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री थी, सिनेमा इंडस्ट्री थी, काफी इंटरनेशनल माहौल था, उसका असर ज्यादा दिख रहा था। तो लोग जब जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, कमेंट्री लिखते थे, कहते थे बॉम्बे में नशाबंदी नहीं है, वो मद्रास नहीं जाते थे। तो वो पिक्चर भी हमें बॉम्बे से ज्यादा पता चलती, उसके बारे में हम बॉम्बे से ज्यादा जानते हैं। तो पहला जो संवैधानिक चैलेंज था, वो बहुत ही साधारण संवैधानिक चैलेंज था। वो बेसिकली एक पत्रकार थे FN बलसारा, और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में दो तीन अधिकार दिए गए हैं। पहली अधिकार है कि ये सबको समानता से, सरकार सबको समानता से ट्रीट करेगी, और बॉम्बे गवर्नमेंट की नशाबंदी सिर्फ आम नागरिक पे लागू होती है, आर्मी ऑफिसरों पे और राजा महाराजाओं पे और फॉरेनरों पे लागू नहीं होती। तो ये संविधान के खिलाफ है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये शराब तो मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, तो आप मुझसे ये अलग कैसे कर सकते हैं? अगर मैं घर के अंदर बैठ के पी रहा हूँ, आप ये कैसे हिसाब कर सकते हैं? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी सुनवाई की। जो सरकारी वकील थी वो काफी एम्बैरेस्ड हुए, कोर्ट में काफी शर्मिंदा हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आर्मी ऑफिसरों को पीने देते हैं क्योंकि आर्मी का काम काफी कठिन होता है। तो फिर मिस्टर बलसारा ने कहा कि मगर जो किसान का काम वो भी कठिन होता है, जो माइनिंग करते हैं उनका काम भी कठिन होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि आर्मी का काम ज्यादा कठिन होता है? और फिर सरकार ने कहा कि देखिए, हम फॉरेन विदेशियों को सुधारने में लगे नहीं है, उनको अगर पीना है वो पी सकते हैं।
तो फिर उन्होंने कहा कि देखो हमारा आजादी का मकसद था कि विदेशियों और भारतीयों में जो कानूनी वो हटाना, और आप लोगों ने ये फिर से लागू कर दिया। तो ये काफी गवर्नमेंट को एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में रख दिया इन्होंने। तो फिर गवर्नमेंट ने, सरदार पटेल ने कहा कि देखिए ये बात यहाँ पे रुक नहीं सकती, आप ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। और जैसे अभी भी होती है, हाई कोर्ट जो काफी जोर से बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट धीमी धीमी तरह से बोलती है। दिल्ली में है, थोड़ा एक्साइटमेंट से दूर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ये सब तो ठीक है, मगर हमारे संविधान में कहा गया है कि मौलिक अधिकार को हम लिमिट कर सकते हैं कुछ सोशल या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, पब्लिक जनहित में हम आपके राइट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, ये बहुत बुरी बात है कि आर्मी को अलग छूट मिली है, मगर नेशनल इंटरेस्ट में वो देना चाहिए। आर्मी का मूड अच्छा होना चाहिए, ट्रांसफरेबल जॉब है, तो अगर आप कहीं और से पोस्टिंग बॉम्बे आई है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम बॉम्बे नहीं आना चाहते हैं। तो ये सारे उन्होंने हटा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि देखिए आप घर पे रखे शराब को जब्त कर सकते हैं, मगर घर पे रखे हुए हर ऐसे सामग्री को जब्त नहीं कर सकते जिसमें थोड़ा सा शराब का कंटेंट हो। और सरकारी वकील ने कहा कि देखिए ये जनाब आए थे विस्की पीने, पर इनके गवर्नमेंट ने कहा कि आप सिर्फ अपना इतर या परफ्यूम रख सकते हैं जिसमें थोड़ा सा अल्कोहलिक कंटेंट हो। हम तो जीत गए। मगर इसके बाद हम देखें कि एक बॉम्बे में मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजन हो गया हेल्थ ड्रिंक्स का, या फिर परफ्यूम्स का, या फिर सोडा का। आई मीन ये ऐसे सामग्री थे जो ऑफिशियली शराब नहीं थे, मगर उसमें काफी हाई शराब का कंटेंट है। रोहित, आपने तो किताब में लिखा है ना, वो ईयर ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स में भी अल्कोहल होने लग गया ज्यादा। जी बिल्कुल। उसका जैसे फार्मास्यूटिकल डॉक्यूमेंट्स में देखे तो लोग कहने लगे कि बाकी सब इन एवरी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये टिंचर्स बंद हो रहे हैं, इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोड हो रहा है। तो जब लोगों को पे कार्रवाई होने लगी, और मैं इस चैप्टर को एक ट्रैफिक एक्सीडेंट केस से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे कानून में एस्टैब्लिश किया कि एक्सीडेंट इनकी गलती नहीं थी, ये ठीक तरह से चला रहे थे, इनके पास लाइसेंस भी थी, मगर उन पे कार्रवाई चलाई गई इसलिए क्योंकि जब इंस्पेक्टर आए थे उनके मुंह से उन्होंने शराब की स्मेल नोटिस की थी। तो अदालत में आके जो अक्यूज थे उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे मुंह से शराब की बू आ रही थी क्योंकि मैंने एक हेल्थ ड्रिंक पिया था जिसमें काफी हाई शराब का कंटेंट है, ये रही बोतल। अब आप साबित करें कि मैंने एक पाबंदित सामग्री पी है या ये लीगल अल्कोहल पिया हुआ है। और यही बात हर केस में आने लगी कि ये लॉयर्स का फेवरेट टैक्टिक था। अगर वो जाके किसी को पकड़ते, आई मीन रंगे हाथ पकड़ना मुश्किल था क्योंकि ज्यादातर लोग ये अलग अलग बॉटल्स या ग्लासेस से पी रहे थे, तो किसी को अरेस्ट करते डिफेंस होता कि मगर ये ऑफिशियल शराब नहीं, ये लीगल शराब पी रहे हैं, या ये इस पे कोई पाबंदी नहीं है। और पुलिस ये बात प्रूव नहीं कर पा रही थी। और बाय द लेट 1950s गवर्नमेंट कहने लगे कि हमारी सरकार का बदनाम हो रहा है क्योंकि हम किसी भी केस को अंदर कंक्लूजन तक नहीं ले पा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट लाचार है, गवर्नमेंट या कानून में लोगों का कॉन्फिडेंस ही कम हो रहा है क्योंकि हम सबको दिखा रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई से कुछ हो नहीं रहा। और प्रैक्टिकल टर्म्स में सरकारी आमदनी पे काफी कंस्ट्रेंट्स आ गया था, और गुजरात प्रदेश अलग होने वाला था। तो इन तीन बातें एक साथ होके बॉम्बे में नशाबंदी बंद तो नहीं हुई, मगर उसके ऊपर काफी रिलैक्सेशंस आ गए। तो अभी भी अगर आप बॉम्बे में देखिए ऑफिशियली एक नशाबंदी का रजीम है, मगर उसके सारे काफी लूपहोल्स हैं जो अलाउ करते हैं कि अबाउट द एज ऑफ 22 और 25 आप प्रैक्टिकली नहीं है। तो ये बिहार में यही चीजों का कोई असर क्यों नहीं हुआ? ये हाल फिलहाल में जो बिहार की नशाबंदी है वो इतनी स्ट्रिक्ट कैसे हो गई जब हमारा इतना बड़ा नशाबंदी का एक्सपीरियंस रहा है हिंदुस्तान में, और दोनों तरीके का रहा है। गुजरात में ऐसा भी है, मतलब जो पीना चाहते हैं उनको मिली जाती है, बट लेकिन एटलीस्ट बॉम्बे स्टेट का लोगों का काफी एक्सपीरियंस रहा है कि थी, नहीं चली, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, इतने केस प्रेसिडेंट है। तो ये बिहार में उन्होंने कर भी ली और 10 साल से चल भी रही है, लोग दुखी हैं लेकिन चल तो रही है। मुझे कल ही कोई बता रहे थे, हिंदुस्तान में आई थिंक प्रॉब्लम है कि हम कुछ भी नहीं भूलते और सब कुछ भूल जाते हैं। तो एक तरफ ये जो नशाबंदी का जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ बॉम्बे प्रेजेंस में नहीं हुआ है, तमिलनाडु में हुआ था, आंध्र में हुआ था, और हर जगह जहाँ पे हुआ था वहां पे एक काफी बड़ा ब्लैक मार्केट बन जाता है।
इलीगल अल्कोहल के साथ डेथ्स होते हैं, और राष्ट्रीय आमदनी पे इफेक्ट होता है, मगर और अल्टीमेटली पॉलिसी पीछे ले जाती है। तो इससे किसी को कोई सीख नहीं मिलती, क्योंकि राजनीतिक पार्टीज इस तरह के स्लाइटली कॉम्प्लेक्स टेक्निकल या इम्पैक्टफुल चीजें को जनता को बताना नहीं चाहते। और जब आप नशाबंदी का इशू लेते हैं, नशाबंदी के डेफिनेटली इफेक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलरली घर के खर्च पे इफेक्ट होते हैं, और महिलाओं के लाइफ इफेक्ट होती हैं। तो उस सपोर्ट को पाने के लिए वो बहुत ही सिंपल सा पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं। और जो बिहार में हो रहा है, आई थिंक अल्टीमेटली जब वो सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होगी, ये काफी सारे लॉज रिलैक्स किए जाएंगे। कुछ केसेस में हाई कोर्ट ने ऑलरेडी स्टेप इन किया, क्योंकि एक टाइम पे उनका रूल था कि जो शराब पी रहा है उस पर कार्रवाई होगी, बट उसके घर पे जितने भी लोग रहे हैं उन सब पे कार्रवाई या फाइन होगी। तो एक कलेक्टिव पनिशमेंट का मैकेनिज्म बिहार गवर्नमेंट ले आई है। तो मुझे लगता है ये अल्टीमेटली कोर्ट्स पे इस पे सवाल उठाए जाएंगे, ये कम किया जाएगा, मगर उसके अंतर्गत कई लोगों के ऊपर कार्रवाई चलाई जाएगी। और कार्रवाई से ज्यादा ये ऐसा बन जाता है कि एक लोकल पुलिसमैन के पास एक नया हथियार होता है, जिससे वो लोगों को थमका सकता है, कार्रवाई ना करने के लिए कुछ ले सकता है। तो ये सरकार को एक तरह का अनकंट्रोल पावर दे देती है, जिसे अपोज करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अपोज करेंगे लोग कहेंगे आप तो शराबी हैं। तो जब नशाबंदी की हो रही थी ना, जो लोग आके बोल रहे थे कि नशाबंदी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, आगे लोग कहते थे कि आपकी जो कम्युनिटी है, और कई बार पारसी समुदाय के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, आपकी कम्युनिटी शराब से प्रॉफिट करती है, इसीलिए आप कह रहे हैं। तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो पत्रकार आए थे वो एक पारसी पत्रकार थे, जो अखबार के लिखते थे। उस अखबार में काफी सारा अल्कोहल कंपनीज के एड्स आते थे, मगर वो आके ये नहीं कह रहे थे कि मैं पारसी हूँ इसीलिए हमें अलग सा परमिट दे दें। 1930s में वही हुआ था, क्योंकि लोगों ने कहा था कि पारसी रिचुअल्स में वाइन जरूरत है, क्रिश्चियन रिचुअल्स में वाइन जरूरत, तो एग्जेम्पशन दे। उन्होंने कहा था एक नागरिक होने के हैसियत से मुझे ये हक चाहिए। तो वो एक नया अलग सा स्टेप। तो बेसिकली बिहार में पारसियों की कमी से बहुत नुकसान हो रहा है देश को। आप बोल सकते हैं, पर मुझे लगता है अदालत की बैकलॉग के प्रॉब्लम से काफी मुश्किल हो रहा है। तो कुछ अच्छी परेशान आए हैं, मगर वो उसकी सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। पर तो इस किताब से जुड़ी हुई जो सीख मिलती है इस चैप्टर से, ये तो यही है ना कि मतलब एक दो आम नागरिक थे, उन्होंने इसे चैलेंज किया, और ये चैलेंज किया संविधान का मुझे मौलिक अधिकार वाला चैप्टर है उसे लेकर। और आप ये भी लिखते हैं कि बहुत इंटरेस्ट जनरेट हुआ इसमें, पब्लिक एकदम क्रिकेट मैच जैसे फॉलो करने लगी। तो उसके बारे में बताइए कि क्यों, मतलब क्यों इतना कनेक्ट हुआ ये आम नागरिकों के साथ ये केस। जरूर। और मैं जो 4 चैप्टर्स के बारे में बात करता हूँ, ये आई थिंक शायद अलग है, क्योंकि इस केस में काफी ज्यादा जन इंटरेस्ट इसमें दिखा गया। आई थिंक बिकॉज जो पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई थी नशाबंदी के अंतर्गत, वो सबकी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट कर रही थी। तो शायद आप शराब पिए या ना पिए, आप एक पुलिस ऑफिसर, आपका कॉन्टैक्ट किसी पुलिस के साथ हो रहा था जो आपकी तलाशी ले सकता है, जिससे आप डरे हुए होते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है, तो इससे सरकार की आप हिपोक्रेसी को क्या कहेंगे? हिपोक्रेसी बोल सकते हैं, दोगलापन। आप हिपोक्रेसी को, जी बिल्कुल, हाँ, दोगलापन पॉइंट आउट करते थे कि ये सरकार लोगों की जनहित के बारे में बात कर रही है, मगर आप ये सरकार के दूसरे कार्य देखें, लगता नहीं है जनहित के बारे में इंटरेस्टेड है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्टून है जो शायद किताब के अंदर है, जहाँ पे शंकर पिल्लई नामक एक कार्टूनिस्ट थे। तो उन्होंने कहा था, उस किताब में लिखा गया है कि साइन में लिखा हुआ है नशाबंदी बार, और वहां पे काफी सारे राजनीतिक लीडर नशा कर रहे हैं, मगर बॉटल के ऊपर पावर लिखा हुआ है। तो कहा है कि आप लोगों को नशाबंदी कर रहे हैं, मगर आप खुद पावर पे नशा है हो गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको पावर का नशा है, राजनीति का, सत्ता का नशा है। तो उस तरह का क्रिटिक होने लगा। तो लोगों को लोग मजा देखने आया कि देखिए ये इलेक्टेड सरकार के प्रतिनिधि है, और इनकी कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोर्ट में।
और उस समय बॉम्बे में जो लीगल प्रोफेशन थी, एक नया टेक्निक था या नया मेथड था। तो मैं देख रहा था कि हमारे जो आजकल काफी नामी वकील हैं, जैसे फाली नारिमन या कुछ साल पहले राम जेठमलानी, ये सब इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में जाते थे जब वो वकालत के स्टूडेंट्स थे, देखने की आर्ग्यूमेंट्स कैसे बन रही है। तो ये एक हमारे वकीलों के पेशे के अंदर भी ये केस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ वो पहला केस है जहाँ पे हम देख सकते थे हम सरकार को कैसे वो पब्लिक ओपिनियन में और कोर्ट में अपोज कर सकते हैं, और अल्टीमेटली सरकार को नीचे स्टेप्स देने पड़े, वो अपनी मनमानी नहीं कर। पहला बड़ा केस है जहां सरकार को झुकना पड़ा बेसिकली। आई मीन कई केसेस हैं, मगर शायद पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से पहला बड़ा केस है, और जिसने बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया केस में। बिल्कुल। और मैंने किताब में आई मीन सबसे ऑब्वियस जो केसेस थे वो राजनीतिक मामलों पे थे, और मैंने किताब में उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया है, अलग जगह पे लिखा है, जहाँ पे जैसे ऑपोजिशन लीडर्स जिनको अरेस्ट किया गया था। और इंटरेस्टिंग स्टोरी वहां पे है कि जैसे कम्युनिस्ट लीडर्स का जो केस हिंदू महासभा के चीफ लड़ते थे, क्योंकि उन दोनों ग्रुप्स को पता था कि सरकार आइदर वामपंथियों के पीछे आएंगी या हिंदू महासभा के पीछे आएगी। तो उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी जो एक जनाधिकार सिविल लिबर्टीज के अराउंड थी। और आई थिंक अगर अब देखा जाए, आई थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि ये पॉलिटिकल कंसेंसस चला गया है कि अब लोग सोचते हैं जो भी सरकार में आ जाए वो उनको नहीं उनको सकते हैं। पहले उनमें ये था कि भाई सब अगर प्राइवेट इंडिविजुअल को बचा रहेगा तो सबके हित की बात है ये। ये आपने इंटरेस्टिंग चीज की। तो ये आपको लगता है उस समय ऐसा था क्योंकि लोगों को लगता होगा कि कांग्रेस वाले दोनों के पीछे पड़े हैं, लेकिन वो एक सेंटर का डिक्लाइन हो गया, तो अब लगता है कि भाई अब मैं आ गया हूं तो अब मैं बाकी लोगों की पिटाई कर सकता हूं। जी बिल्कुल। और मुझे इसी बात का काफी आश्चर्य होता है, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी के टाइम पे भी देखें, आई मीन कई लोग थे जैसे अरुण जेटली, अरविंद शंकर प्रसाद, जो सिविल लिबर्टीज मूवमेंट के साथ उस समय जुड़े हुए थे, मगर लास्ट 7-8 इयर्स में अगर उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स आप देखें, आप वो प्रो मानवाधिकार सिविल लिबर्टी स्टेटमेंट आप देख नहीं पाते। तो क्या हो गया बिहारों में, और एक तरह से देयर इज ये अगर आप देखें कांग्रेस की सोच भी उस समय थी, क्योंकि कांग्रेस के आम लीडर्स, मैं नेहरू की बात नहीं कर रहा, मैं जो आम लीडर्स थे वो कहते थे देखिए हमारा मेन चेक है, हमारी मेन लेजिटिमेसी आती है कि हम इलेक्शन लड़के आए हैं। हिंदुस्तान में पहली बार हम ऐसी सरकार है जो लोगों की जो लोगों से ताकत लेके आई है। ये जो अधिकार आप कह रहे हैं, ये सिविल लिबर्टीज कह रहे हैं, ये तो बाहर से कंस्ट्रेंट्स हैं, हम जनता की आवाज से बोल रहे हैं। तो उनकी लेजिटिमेसी वो कहते थे इलेक्शंस में थी। मगर ये जो 1950s के पीरियड में सरकार को भी सीखना पड़ा कि संवैधानिक अथॉरिटी या गणतंत्र अथॉरिटी सिर्फ इलेक्शन जीतने से नहीं आती, एक तरीके से, एक प्रकृति से फॉलो करने से भी आती है, जो एक संवैधानिक गणतंत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का बैलेंस है। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब संविधान सर्वोपरि है, ये उनको थोड़ी समझ आई, नहीं तो वो तो थोड़े पावर के नशे में धुत होने वाले थे, ऐसे लग रहा था। तो ठीक है, अब एक दूसरा केस, थोड़ा अलग सा केस है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो एक जो केस आप डिस्कस करते हैं हुस्नाबाई वाला, है ना, तो उसमें भी एक केस हुआ था, क्योंकि तब प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था और प्रोस्टिट्यूशन पर बैन होने के लिए सरकार ने मूव्स किए थे। तो हुस्नाबाई ने, उनकी दलील ये थी कि उनका जो व्यवसाय का मूल अधिकार है वो ये जो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट उससे रौंदा जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने फिर केस किया। तो थोड़ा और बताइए इस केस के बारे में, और वापस क्या रिट पिटिशन थी, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें? जी, तो इस केस को समझने के लिए हमें देखना पड़ता है कि संविधान में एक प्रोविजन है जो तस्फीकी या ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स को अबॉलिश करती है। और ये प्रोविजन इसलिए आई थी, एक तो बॉन्डेड लेबर या जो गिरमिटिया मजदूर थे, बंधुआ मजदूर को अबॉलिश करने के लिए। मगर जब आप संविधान सभा में डिबेट्स देखें तो देखें कि जो कई सारे महिला सदस्य थी, वो वैश्यावृत्ति या जो औरतें सेक्स वर्क करती थी, उनको भी उसी नजरिए से देखते थे जैसे वो बंधुआ मजदूर हैं, और उनके लिए आजादी इसी तरह महत्व रखता कि इन ग्रुप्स को भी आजादी अपने
परिस्थितियों से आजादी या मुक्ति मिल सकती थी। तो जब ये संविधान में लागू आया, फिर भी इनिशियली सरकार ने कुछ नहीं किया, मगर उस समय एक क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑफ महिला मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक नया कानून बनाने में लगी रही, जिसे आज हम सीता एक्ट कहते हैं। और इस एक्ट, कॉलोनियल पीरियड में भी कई सारे ऐसे कानून थे जो वैश्य प्रथा पे लागू होते थे, मगर यह नया एक्ट अलग था क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूशन या इस काम को पे रोक नहीं लगा रहा था। इसके आगे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है, उस पे रोक लगाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बनाया गया था इस आइडिया से कि जो औरत इस प्रोफेशन में है वो खुद ही एक विक्टिम है और हम उसे बचाने के लिए आ रहे हैं। तो ढांचा ये बना था। तो जब ये कानून लागू हुआ, उसके बिल्कुल अगले ही दिन हुस्नाबाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका लेके पहुंच गए। और ये देखा जाए तो काफी मामूली सा केस था। अल्टीमेटली अदालत ने हुस्नाबाई की नहीं सुनी, उनके खिलाफ अवार्ड नहीं दिया, और ये एक लोकल हाई कोर्ट का सिंगल जज का केस था। तो वैसे तो बड़े बड़े केसेस के बीच में से भूल जाना चाहिए, मगर जब मैं आर्काइव में देख रहा था, मैंने देखा कि इस छोटे से केस के बारे में कई मोटे फाइलें हैं, क्योंकि इस केस में पुलिस वालों को, समाज सेविकाओं को, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज को, वुमेन्स लीडर्स को, सबको काफी परेशान कर दिया था। मुझे समझना था कि ये एक छोटा सा केस जहां पे इट्स नॉट क्लियर कि हुस्नाबाई जीती भी है या नहीं, इतने सारे टेंशन क्यों हो रहे थे। तो इसमें दो तीन बातें आई थिंक साफ नजर आई। एक तो एक की हिंदुस्तान में कई एक पुरानी प्रथा है जहां पे लोग जहां पे सेक्स वर्क हम बहुत लूजली यूज करते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, मगर ये काफी प्रथाएं हिंदुस्तान में चालू हैं। और इनमें से कुछ हम कह सकते हैं बहुत क्लियरली एक ट्रैफिकिंग सिचुएशन है, जबरदस्ती लोगों को फोर्स के साथ इस काम पे बिठाया गया है। कुछ केसेस में हम देख सकते हैं कि ये एक पुरानी संस्कृति है, ये एक पुरानी तहजीब है, ये पेशा एक पारिवारिक पेशा है। तो फिजिकल फोर्स बहुत क्लियरली हमें समझ नहीं आता, और कुछ जगह में ये लोग परिस्थितियों की वजह से आती हैं, तो शायद इनकम में इकोनॉमी की वजह से आ रही हैं। और सबको एक नजरिए से क्रिमिनल या विक्टिम देखना शायद बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। तो प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब पुलिस कार्रवाई करती थी महिलाओं पे, सबसे कॉमन टैक्टिक्स क्या होते थे? आइदर वो रिश्वत देके या कोई अंडरस्टैंडिंग लगा के पुलिस कार्रवाई से और या पुलिस की निगरानी से दूर हो जाती थी, या फिर हम देख सकते हैं कि सेंसस रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे जब ये कार्रवाई स्टार्ट होती थी, तब जो ट्रेडिशनल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं या वैश्या सेंटर्स है, वहां से लोग अलग जगह चले जाते थे, लोग अपने नाम बदल लेते थे। और तीसरा सबसे कॉमन लीगल स्ट्रैटेजी था कि अगर कोर्ट पे कार्रवाई हुई तो औरतें कहती थी कि हम शायद सेक्स वर्क करते हैं, मगर हमारा मेन आइडेंटिटी एक वैश्या का या एक प्रोस्टिट्यूट का नहीं है, हमारा मेन आइडेंटिटी एक कलाकार का है, और अगर हम ऐसा कुछ काम करें वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप ये प्रोस्टिट्यूशन कमीशन हम पे लागू नहीं कर सकते। तो ये सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज थी, मगर इनमें हर जगह देखें कि जिस पे कार्रवाई होती थी वो कहती थी कि मैं वैश्या नहीं हूं, या मैं उस किस्म की वैश्या नहीं हूं जैसे आप सोच रहे हैं। हुस्नाबाई के पिटीशन में सबसे पहले वो कहती है कि मैं वैश्या हूं, फिर वो कहती है कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा पेशा है, और भारत का संविधान हर राइट टू ट्रेड इन प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करता है, मेरा सिविलाइजेशन में सबसे पुराना पेशा है। फिर कहती है कि अगर आप मुझे अपना पेशा नहीं करने दे रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरा छोटा भाई मेरी आमदनी पे डिपेंडेंट है, और क्योंकि अब ये वेलफेयर स्टेट बन चुका है, अगर आप मुझे ये काम करने नहीं दे रहे, आप मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए, आप मुझे सैलरी दीजिए। तो इस बात से डर इसलिए था क्योंकि अभी तक जितने भी डिबेट्स हुए थे, वहां पे वैश्या की आवाज नहीं आई थी, पुलिस की आवाज आई थी, मेडिकल प्रोफेशन की आवाज आई थी, और महिला पॉलिटिशियन या समाज सेविका की आवाज आई थी, मगर वो एक अलग सोसाइटी के अलग दर्जे से आती थी जहां से ये वैश्याएं नहीं आती थी।
तो अचानक ये आवाज, अब वो ऑथेंटिक आवाज है, ऑथेंटिक आवाज, ये आवाज जब सुनाई दी उससे काफी टेंशन हुआ। और दुर्गाबाई देशमुख ने चिट्ठी लिखा था उस समय प्रधानमंत्री को, कहने के लिए संविधान को अमेंड किया जाए और ये स्पेसिफिकली कहा जाए कि मौलिक अधिकार वैश्यायों को और भिखारियों को नहीं लागू होते, क्योंकि कुछ भिखारी भी थे जो कोर्ट में आके कहते थे कि जो एंटी बेगिंग लॉ है वो हमारे राइट टू वर्क प्रोफेशन के खिलाफ है, तो आप ये खर्च कर दीजिए। तो आइडिया था कि देखिए सरकार आपके हम समझ सकते हैं आपकी कि आपका हित क्या है, आप नहीं समझते आपका हित क्या है, क्योंकि परिस्थितियों की वजह से आप पे शोषण हुआ है, आपकी साइकोलॉजिकली डैमेज है, आप ये नहीं कह सकते। तो ये एक तरह का टेंशन आने लगा। दूसरी बात है कि पुराने स्ट्रैटेजीज में जो औरतें अरेस्ट होती थी वो अपना आइडेंटिटी सरकार के सामने से हटाना चाहती थी, आइदर नाम बदल देती थी या नेबरहुड चली जाती थी। यहाँ पे वो खुद सरकार को बुला रही है, होम सेक्रेटरी को बुला रही है, स्टेट के होम सेक्रेटरी बुला रही है, कह रही है आइए और मेरे साथ मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आप ये कैसे हट सकते हैं। और हम सोच सकते हैं कि बहुत ही रेडिकल, इंडिपेंडेंट, शायद एक इंडिविजुअल थी जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज था, मगर मेरे रिसर्च से पता चलता है कि जिस दिन हुस्नाबाई कोर्ट गई उसी दिन पूर्वी और पश्चिमी भारत के अलग अलग शहरों में कई औरतें बिल्कुल आइडेंटिकल पिटिशंस देके उनके हाई कोर्ट्स में गई। तो और पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि कानून लागू होने के कुछ महीने पहले तक पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे कोठों में, रेड डिस्ट्रिक्ट में, ताकि एक कानूनी कार्यवाही इस लॉ पे, संवैधानिक कार्यवाही चलाई जा सके। तो ये कोई एक्सीडेंटल इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल एक लार्जर संगठन की स्टोरी है। और ये कोर्टरूम कार्यवाही के साथ साथ 2-3 नए ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आते हैं। देयर इज ऑल इंडिया तवाइफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया डांसिंग गर्ल्स एसोसिएशन, जो महिलाएं पार्लियामेंट के सामने आके साइलेंट प्रोटेस्ट करती हैं, पॉलिटिशियंस के घर जाती हैं, और जब वो अपने अधिकार मांगती हैं, वो अधिकार मांगने का भाषा संवैधानिक भाषा है। तो वो नहीं कहती कि हम यौन काम कर रहे हैं और हम सेक्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, ये हमारा पेशा है, हमारा धंधा है। ये दोनों ट्रेनिंग प्रोफेशन, पेशा और धंधा, संविधान के भीतर प्रोटेक्टेड है। और वो आगे भी जाके कहती है कि संविधान में एक इंडिविजुअल का हक है कि भारत में कहीं पे भी रहें और कहीं पे भी जाएं। तो ये जो नया लॉ है जो मैजिस्ट्रेट को पावर्स देती है कि किसी औरत को अपने निगरानी से, अपने रीजन से हटा दे अगर वो सोचे कि वो औरत सेक्स वर्क कर रही है, वो उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ये उनका हक है कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी जाए। तो ये लैंग्वेज काफी पावरफुल था। और हुस्नाबाई अपना केस नहीं जीत पाई, मगर उसके बाद में कई केसेस हुए, बॉम्बे में, पूना में, आगरा में, जहां पे औरतें उस रीजन के लिए लॉ के कुछ सेक्शंस को स्ट्राइक डाउन कर पाई थी। फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से धीमी तरह से कहा कि हाँ, ये हम देख सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकार पे कुछ पाबंदियां हैं, मगर जनहित में अच्छी बात है कि ये प्रोफेशन दबाया जाए। तो जनहित में ये लिमिटेशंस वैलिड है। तो एक तरफ अगर हम कहानी वहां पे बंद कर दें, और कई लोग कहते हैं कि देखिए ये कुछ वर्गों के लिए अदालत में जाना और अदालती कार्यवाही मदद नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली जो दृष्टिकोण जीतता है वो दृष्टिकोण एक अपर कास्ट आदमी का दृष्टिकोण है। एक औरत जो खुद कमा के अपनी फैमिली को खिला रही है, उसका दृष्टिकोण नहीं है। और इसमें मैं काफी सहमत हूं, मगर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अदालत के डिसीजन के बावजूद 20-25 साल उसके बाद भी जो सेक्स वर्कर्स के यूनियन एसोसिएशन है वो अभी भी दावा करती हैं कि आर्टिकल 19 उनको एक हक देता है कि वो अपना पेशा कर सके, और अपना पेशा इस तरह से कर सके कि उनका स्वास्थ्य और उनके कंडीशंस ऑफ वर्क अच्छी तरह से फॉलोड हो। तो इस बात में यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का वर्ड फाइनल नहीं है। लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग या विश्वास संविधान पे है वो न्यायालय और जजेस के भाषा से भी अलग हो सकती है, और एक आंदोलन उसको जिंदा रख सकता है। और वो एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल, एक संघर्ष है जिससे वो कोशिश करते रहते हैं कि संविधान का मतलब औपचारिक रूप से भी बदल जाए। हाँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक वो केस खत्म हुआ तो बात खत्म हो गई। वो बेसिकली सिर्फ भले वो केस हार गए, लेकिन उन्होंने वो बात शुरू कर दी। तो अगर आप वकीलों से बात करें तो उनका आंसर होगा, देखिए, राइट टू सेक्स वर्क इज नॉट
protected under the Constitution. Supreme Court has said so in 1966. ये एक साफ आंसर आ जाएगा. मगर आप देखें कि जैसे जो लोग उस काम में लागू हैं और जिन लोगों को आई थिंक हर रोज पुलिस, वकील, सरकारी कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ता है, वो एक दूसरे आइडिया को जिंदा रख सकते हैं और एक दूसरे मीनिंग को जिंदा रख सकते हैं और कंटिन्यूसली संघर्ष करते हैं. कि काफी केसेस आए हैं, कुछ केसेस में जैसे सेक्स वर्कर के बच्चों का स्कूल का एडमिशन या फिर उनका राइट टू हेल्थ केयर, जहां पे कोर्ट ने कुछ लिमिटेड कारणों के लिए इस राइट को उन्होंने मान लिया है. तो ये एक संवैधानिक संघर्ष है जो एक डिसीजन से खत्म नहीं होता, वो चलता है. किसी दिन कोर्ट अपना डिसीजन बदल भी सकती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बदल सकती. बड़ी जी बिल्कुल बिल्कुल. अगर वो कोर्ट के लिए इंतजार नहीं कर रहे, वो अपना संघर्ष अलग अलग जगहों पे चलाए जा रहे हैं. ये बहुत मजा आया डिस्कशन में रोहित. तो अंत में आपसे पूछेंगे कि मतलब आपने काफी हिस्ट्री पे ध्यान दिया है सुप्रीम कोर्ट की स्पेशली की, और कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पावर कर दिया आम पब्लिक को, है ना, आम पब्लिक के हाथ में ताकत दे दी कि भाई हम पे हमारी सरकार भी जो है हुक्म नहीं चला सकती है. तो आजकल आप क्या रेटिंग देंगे? सुप्रीम कोर्ट अभी भी उस जद्दोजहद में तो लगा हुआ है, तो आजकल सुप्रीम कोर्ट को आपको देना पड़ेगा. आजकल के माहौल में कैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है? आपको लगता है कि वो रक्षा हो रही है? आपको लगता है अभी भी ये जिंदा है संघर्ष लोगों का, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने हकों को ढूंढना चाहते हैं, उनको वो मिल रहे हैं क्या? क्या बोलेंगे आप आज की डेट में? तो मैं थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ. तो आपने पहले उदाहरण दिया था कि पिछले साल इसी वक्त अगर आप देखिए हिंदुस्तान के हर शहर में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे, जहाँ पे लोग बाहर आके संविधान का प्रियम्बल पढ़ रहे थे और अपनी संविधान का कमिटमेंट या संविधान पे आस्था प्रकट कर रहे थे. ये काफी अनयूजुअल डेमोन्स्ट्रेशन था. अगर आप भारत के इतिहास में भी देखें, इसका आई थिंक क्लोजेस्ट एनालॉजी जब मैं देखता हूँ वो 1932 में जब पहले हम लोग आजादी का एक ओथ लेने लगे पब्लिक में, उसी मोमेंट से कंपेयर किया जा सकता है. लास्ट 70 साल में जो संवैधानिक संघर्ष हुए वो बहुत ही एक या दो अधिकार पे फोकस थे या फिर एक या दो वर्गों के बीच में सीमित था. तो जैसे हम कलाकार या लेखक राइट टू एक्सप्रेशन के पीछे मोबिलाइज करते थे, या फिर फार्मर्स राइट टू प्रॉपर्टी या राइट फॉर कॉम्पनसेशन के लिए मोबिलाइज करती थी. मगर ये जो पिछले साल हमने देखा कि हर वर्ग के लोग थे और वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक प्रोविजन के पीछे नहीं खड़े हो रहे थे. वो एक प्रियम्बल जो एक संविधान का स्पिरिट है उसके पीछे, उसके ऊपर शपथ ले रहे थे. तो ये क्यों हो रहा था? और एक तरफ से इसलिए हो रहा था कि जो ऑर्डिनरीली जिन संस्थाओं पे, जिन संगठनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है संविधान को मजबूत करना, शायद वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो संगठन वो काम नहीं कर रहे हैं. इसीलिए लोगों को बाहर आना पड़ रहा है, उनको याद दिलाने के लिए कि अभी भी जनता में ये संविधान की तरह मोहब्बत या आस्था है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम खुद आके रोड पे खड़े होके, इलेक्शन में होके अपने आप में इसकी जागरूकता रखेंगे. दूसरी बात है, अगर हम कोर्ट को कैसे जज करते हैं, और ये एक प्रजातंत्र में कोर्ट का एक काफी अनयूजुअल रोल है क्योंकि ये एक निर्वाचित सदन नहीं है. और भारत में देखा जाए ये एक ऐसा विंग ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे अफर्मेटिव एक्शन या डाइवर्सिटी प्रिंसिपल्स भी लागू नहीं होते. तो ये शायद एकमात्र ब्यूरोक्रेसी में या पार्लियामेंट में हम कह सकते हैं कि हर वर्ग, हर क्लास के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं. हमारे जुडिशरी में ये नहीं है. हमारी जुडिशरी अभी भी ज्यादातर पुरुष और अपर क्लास, और अगर आप यूनिवर्सिटी भी देखें, कुछ चुने चुने यूनिवर्सिटी के लोग वहां पे हैं. तो इसीलिए जब वो अपना काम करते हैं, जब उनके अनइलेक्टेड होना या अनरिप्रेजेंटेड होने पे लोग प्रश्न नहीं उठाते, उनके ऊपर और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो ना कि इंसाफ करे, लोग साफ देख सके कि इंसाफ हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है? कोर्ट के पास काफी सारे पावर्स हैं, मगर जब वो पावर्स यूज करता है, लोगों को समझना चाहिए कि वो पावर्स कब यूज कर रहा है और कब नहीं यूज कर रहा है.
तो हम देख रहे हैं कि कई मुद्दे जो लोग कह सकते हैं कि ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही अहम मुद्दे हैं, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैलिड है या नहीं, क्या दिल्ली की सरकार के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर ज्यादा है या नहीं, क्या कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, क्या लोग सर्टेन लॉज के नीचे जेल में 3-4 साल रह सकते हैं। ये सारे एक तरफ से अहम मुद्दे हैं जो जिनकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, बट किसी कारण से इनकी सुनवाई नहीं हो रही। और हम देखते हैं कि आइडेंटिकल मुद्दे पे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं अगर उनके पास अपना टीवी चैनल हो, और कुछ लोग बहुत ही सिमिलर केस में अगर किसी और तरह के पत्रकार हो कोर्ट के सामने नहीं पहुंच पाते। अब शायद कोर्ट का एक्सप्लेनेशन है इन चीजों के लिए, हो सकता है हमारे माननीय जजेस के पास इसकी कोई रीजनिंग हो, मगर इस रीजंस को पब्लिकली पेश करना जरूरी है। एक कोर्ट की ओनली डिफेंस होती है उनकी जजमेंट, और जजमेंट हैज टू बी सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, ताकि सिर्फ वकील ही नहीं आप या कोई आमजन भी पढ़ के समझ सके कि अच्छा अदालत ने इसलिए ये काम किया है। मगर अगर आप जजमेंट्स पढ़ें आजकल आप एक क्लियर रीजन नहीं ढूंढ पाते कि या काफी प्रयास करना पड़ता है समझने के लिए कि जजमेंट क्या कर रहा है। तो मैं ही कहूंगा कि एक कोर्ट को लेजिटिमेट और सक्सेसफुल होने के लिए उनका कार्यक्रम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और it must not just do justice, it must be seen to do justice, so people should be able to understand why they're doing what they're doing. It should not be opaque. और तीसरी बात, and इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 6-7 महीनों में कई सारे कंटेम्प्ट केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न करने के लिए, कार्टून करने के लिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का ही इतिहासकार हूँ, और मुझे नहीं लगता ये इतना कमजोर संस्था है कि एक कार्टून या एक कमेंट में इसके ऊपर बड़ी आंच आएंगी। इनफैक्ट डेंजर है कि अगर ये ओवर सेंसिटिव निकले या लोगों के बीच में लगे कि ये किसी भी बहस या क्रिटिसिज्म के पीछे सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही लगा देगी, उससे ज्यादा डैमेज होती है कोर्ट की रेपुटेशन की। तो I hope that the court is more confident of नहीं बिल्कुल। और जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई है फार्म लॉस को सॉल्व करने के लिए, उसी में लोगों में विश्वास नहीं है क्योंकि लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ये शायद एक उदाहरण है, आप जैसे कह रहे थे कि जुडिशियरी शुड बी सीन टू बी डूइंग जस्टिस, तो वो शायद कहीं टूट रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा है ठीक से। और ये अगर हम पहले रिसर्च में देखें तो किसी भी दूसरी कंट्री की जुडिशरी शायद पाकिस्तान या श्रीलंका के सिवाय ऐसा काम करती है, और ये आइडिया कि एक जुडिशरी एक कमेटी बना देगी एक जनहित में सुलझाने के लिए, ये जनहित याचिका के साथ जुड़ी हुई है। और 2 स्कॉलर्स हैं, एक उषा रामनाथन जी और एक अनुज भवानिया, दोनों ने इस प्रोसीजर को देखा है और देखा है कि इस प्रोसेस में जनहित पिटिशन में सबसे ज्यादा पावर जुडिशरी को जाती है, और हमेशा जुडिशरी बेस्ट क्वालिफाइड नहीं होता है इस मामले को सुलझाने में। तो इस कमेटी के पहले भी शाहीन बाग में जुडिशरी ने कमेटी बनाई थी, उससे कुछ नहीं हुआ। अयोध्या में उन्होंने एक मीडिएशन कमेटी बनाई थी, उससे भी कुछ बात नहीं हुई। तो ये शायद हमने भी एक एपिसोड किया था राइट टू लाइवलीहुड रेडी वालों के ऊपर, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट की हम काफी आलोचना थी हमारे एपिसोड में। ठीक है रोहित, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला, और ये किताब तो मैं सबको रेकमेंड करूंगा जो भी पब्लिक पॉलिसी से इंटरेस्टेड है। मेरा प्रयास है अगले साल इसका हिंदी में अनुवाद निकले, तो अब बिल्कुल। और एक ही शिकायत है मेरी आपसे रोहित की, किताब थोड़ी महंगी है और किंडल वर्जन भी 1000 रुपए से ज्यादा का है, तो अगर हिंदी वर्जन सस्ता होगा तो और लोगों तक पहुंचेगी। I mean, this is not for the record, but ये Kindle version is a lot more expensive than a paperback, क्योंकि वो Kindle के rights US rights हैं और paperback Indian rights है, so the Indian paperback is cheaper, and definitely अगर हिंदी या भारतीय भाषा में आए तो pricing will be वाह, तो इसमें भी एक लीगल एंगल है ही मतलब फिर तो इसी बात पर एपिसोड अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, थैंक यू रोहित, थैंक यू प्रणय, थैंक यू।